ओके, तो सभी को गुड इवनिंग। और आज हमारा टॉपिक है प्रत्यायोजन, डिलीगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट से ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। और अगर एक बार आपकी समझ बन जाएगी तो उसके बाद में बहुत आसान है, बार बार याद करने की जरूरत नहीं है। इसलिए इस टॉपिक को जब आप पढ़ रहे हो तो बहुत इत्मीनान से इसे पढ़िए और एक ही बार में फिर खत्म, ज़्यादा नहीं है। इसलिए जब किसी टॉपिक को आप अध्ययन करो तो डूब के करो उसमें, मतलब पूरी तरह से डूब के करो कि हाँ ये चीज़ है। मैं एक चीज आपसे साझा कर रहा हूँ टॉपिक शुरू करने से पहले ना। मैंने आज सोचा भी था कि इसके लिए मैं एक यूट्यूब पे भी वीडियो बनाऊं। वो बात ये है मित्रों की जो मुझे कल आ, एक स्टूडेंट ने मुझे आपकी जो कॉपी आती है ना, क्योंकि मुझसे जब आप पूछते हो कि मुझे आपसे गाइडेंस लेना है तो मैं गाइडेंस क्या दूंगा, मेरे पास कोई चीज थोड़ी है। जब तक कि मैं पहचान नहीं जाऊं क्या बताऊं। मैंने ये प्रयोग किया था। जैसे आप कुछ लोग कहते हो तो मैं आपकी फिर कोई भी टेस्ट सीरीज या आरएस की कॉपी मंगवा लेता हूँ और उसके एक दो क्वेश्चंस को मैंने देखता हूँ। दो एक दो क्वेश्चंस में पता लग जाता है बेसिकली आपका सारा। तो मुझे एक चीज महसूस हुई कि जो मैंने दो तीन स्टूडेंट्स का पिछले दिनों देखा है कि आप लोगों को मतलब उस क्वेश्चंस का, उस टॉपिक का बेसिक भी नहीं पता है। आप सब लोग चाहे अपने आप में दम भरते हो कि हम बहुत सारा पढ़ते हैं, लेकिन जब मेरे हाथ में कॉपी आती है ना तो मैं यही समझता हूँ कि आपको बेसिक कंसेप्ट भी नहीं पता, इधर उधर की चारों तरफ की बातें लिख देते हो। फैक्ट जो उसकी मूल आत्मा है वो तो है ही नहीं, तो मार्क्स कैसे मिलेंगे। ये मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है। यही चीज मैं इंटरव्यू की तैयारी के दौरान मैं देखता हूँ सब्जेक्टों में कि बस इधर उधर की सारी बात बता देते हैं, लेकिन जो वो टॉपिक है उसका बेसिक कंसेप्ट नहीं पता। तो इसकी वजह क्या आपको पता है? इसकी वजह यह है कि आप लोग जो पढ़ रहे हो ना वो रटने के लिए पढ़ रहे हो। वो एक स्वाभाविक कि आपकी आपके मन से, आपके आत्मा से उसका आत्मसात ही नहीं हो रहा। उसका चीजें तो बहुत सरल सी होती है। ये तो लिखने के लिए हम इतना लंबा चौड़ा करके बना देते हैं। जब आप मुझसे अनौपचारिक बात करो किसी टॉपिक पे तो मैं क्या कहूंगा, और अनौपचारिक क्यों, मैं इसमें भी ऐसे ही बोलता हूँ। वो बहुत इजी होती है चीजें। उसका एक एक ऐसा बवंडर बनता है आपके दिमाग में। वो जो इजी होती है ना कि ये ले, ये तो ये है डिलीगेशन, ये है डिसेंट्रलाइजेशन, ये है ऑथोरिटी, ये है ना, आपका हायरार्की ये है, यूनिटी ऑफ कमांड ये है, कोऑर्डिनेशन ये है। ऐसा होता है ना कि हाँ ये चार लाइन, अरे मुझे पता नहीं, ये बस ये एक बारीक सी चीज है और है क्या। वो सिचुएशन आपकी नहीं आती। बस मुझे एक ही चीज समझ में आई। और क्वेश्चन नवीन लोक प्रशासन, नवीन लोक प्रबंधन मैंने चेक करने लगा। मुझे पता लगा सारी बातें हैं, लेकिन दोनों के बीच का अंतर, दोनों की आत्मा तो थी नहीं उसमें। मुझे फिर बाद में जब मैंने पूछा चल बता, तो बाद में बात यही समझ में आती है कि आपको, आप लोगों को उसका सरलीकरण नहीं है आता। आप बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत हार्ड फॉर्म में अपने आप के भीतर ले रहे हो, और आपने एक सिर पे एक वजन पाड़ रखा है कि हम कोई बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सभी जो बड़ा काम कर रहे हैं और बड़ी चीजें हैं, अरे ये श्री श्री 1008 ने मतलब कुछ ऐसे बताया, तूफान खड़ा कर दिया। बहुत इजी होता है। इसलिए चीजों को बहुत सरल फॉर्मेट में लो, और सरल फॉर्मेट में लेके सरल फॉर्मेट में ही चीजों को रखो। ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनो आप। बहुत इजी इजी चीजें हैं उसी फॉर्मेट में पढ़ा करो। हमारे टाइम पे दो प्रोफेसर थे जिनसे हम लोग मार्गदर्शन लिए, कभी उनके नोट्स देख लेना आप। एक थे फिलोसफी के चांदमल सर, और एक हम पॉलिटिकल साइंस जौहरी सर से पढ़ते थे। जब आप उनके नोट्स जो लिखवाते थे, मतलब जो बुक भी ऐसी जैसे तो बोल रहे हो, और आप मेरी पुस्तक देख लो वो भी ऐसी ही है। मेरी जो ये पुस्तक है, आप पढ़ के देखो इन पुस्तकों में आपको क्या मिलेगा। इन पुस्तकों में इसी तरह से चीज मिलेगी। तो एक तो मैं थोड़ी सी बात आपसे शुरू करने से पहले मैंने 5 मिनट लिया है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में मैंने इसलिए लिया है कि आप थोड़ा सा चीजों को समझने में वो सरलीकरण देखो। अब मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ, है ना। और टॉपिक है डिलीगेशन। तो हम सबसे पहले इस टॉपिक को देखते हैं। सुना हुआ है ये शब्द प्रत्यायोजन? सुना हुआ है? याद करो कहाँ सुना है, महसूस करो। अगर सुना है तो फिर मैं दूसरा टॉपिक देता हूँ, दूसरा शब्द देता हूँ, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। अगर सुन रखा है पता करो, थोड़ा सोचो आप, अपने दिमाग में लाओ कि अंतर क्या है ना। थोड़ा पहले सोचो पढ़ने से पहले, तो आपका जितना है उसको पहले बैठाओ, फिर आप कनेक्ट करते हुए चले जाओ। देखिए अब हम शुरू करते हैं।
तो प्रत्यायोजन शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ से लेते हैं हम कि उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ का मतलब यह है कि कोई जरूरी नहीं कि वो उसके रियल मीनिंग के नजदीक भी हो। तो ये जो डिलीगेशन शब्द है अंग्रेजी का, डिलीगेशन शब्द है, ये लैटिन भाषा के, लैटिन लैंग्वेज के दो शब्द से है, दो शब्द है लैटिन लैंग्वेज। एक शब्द है डिलीगेटी, डिलीगेटी, और बेसिकली आपको अगर एक ही शब्द लिखना हो तो है डिलीगेयर, डिलीगेयर। ये दो शब्द है जिससे वो व्युत्पन्न हुआ है और जिसका मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव। आप हिंदी में कहो तो इसका मतलब होता है दूत, अगर और सरल करो तो इसका मतलब होता है दूसरों के, दूसरों के विचारों को, विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाला, प्रतिनिधित्व करने वाला, करने वाला, ये सिंपल है। तो इस शब्द का मीनिंग है भाई, डिलीगेशन शब्द का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के शब्दों का प्रतिनिधित्व करता है। थोड़ा हम और इसे थोड़ा और सरल करते हैं तो दूध का मतलब ये माना जाता था पुराने समय में कि दूध के मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो उस दूध के नहीं होते, वो राजा के शब्द होते हैं। थोड़ा और सरल कर देता हूँ, मतलब उसमें किसी दूसरे व्यक्ति की आत्मा निवास करती है, अगर हम हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देखें तो उसे हम डिलीगेटी या डिलीगेयर कहते थे और इसका शाब्दिक अर्थ यह होता है। चलिए, शाब्दिक अर्थ का कोई खास महत्व होता नहीं है, लेकिन हम इसे देखें। ये है सामान्य अर्थ क्या है। सामान्य अर्थ जो हम समझते हैं, जो एक कॉमन मैन समझता है, वो समझता है सत्ता का हस्तांतरण, इसको वो कहता है। लेकिन सत्ता का हस्तांतरण में फिर इसमें दो तीन शब्द और आ जाते हैं, समानार्थी शब्द और है, बहुत सारे समानार्थी शब्द हैं। वो कौन कौन से शब्द हैं, जैसे डिसेंट्रलाइजेशन, ये सबसे ज्यादा है। विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण। एक और शब्द होता है डीकंसंट्रेशन, विसंकेंद्रण, इसको बोलते हैं विसंकेंद्रण। एक और शब्द होता है वैसे डिवुलेशन, हाँ ना, इसका हिंदी एग्जैक्ट लें डिवुलेशन, ऐसे ही इसके समानार्थी शब्द भी है। चलिए, ये तो कहानी मैंने थोड़ी सी वैसे बोल ली, थोड़ा सा आपको ये बताने के लिए कि देखिए मैं कुछ बता रहा हूँ तो ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, ऐसे ही मत समझ लेना। नहीं, अब हम ऐसे ही समझते हैं, अब सरल करते हैं इसे, सरल करते हैं मित्रों कि ये होता क्या है, प्रत्यायोजन क्या है। तो एक चीज तो है ये कोई सत्ता हस्तांतरण करना, ये एक प्रक्रिया है। नहीं, प्रत्यायोजन एक प्रक्रिया है जिसमें संगठन में कोई भी का मतलब कोई भी हो सकता है, सुपीरियर हो सकता है, सबऑर्डिनेट हो सकता है, कोई भी संगठन, कोई भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कुछ देता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कुछ देता है। क्या देता है, तीन चीजें देता है। नंबर एक ऑथोरिटी, आपको पता होगा कि ऑथोरिटी की प्रोपोर्शन में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ऑथोरिटी के साथ ही क्या जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दूसरी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तीसरी जहां ऑथोरिटी होगी वहां ड्यूटी भी आएगी, तो तीसरा घटक हो गया ड्यूटी। तो संगठन में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देता है क्या, सत्ता देता है, जिम्मेदारी देता है, कर्तव्य सौंपता है। ये जो सौंपने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में वो हम डिलीगेशन कहते हैं। लेकिन हमेशा से ये जो तीन चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं उसके दो रूप होते हैं। मैंने कल की क्लास में जिम्मेदारी में मैंने आपको बताया था कि जिम्मेदारी दो तरह की होती है, एक फंक्शनल या ऑपरेशनल, दूसरी होती है फाइनल। ऐसे ही सत्ता भी दो तरह की होती है, एक फंक्शनल मतलब और दूसरी या ऑपरेशनल, दूसरी फाइनल।
जो फंक्शनल या ऑपरेशनल होती है उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो, उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन फाइनल होती है उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो मतलब सत्ता का हस्तांतरण होता है तो उसी सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है या दोनों सत्ताओं का, क्योंकि सत्ता दो है, जिम्मेदारी दो है, एक क्रियात्मक, दूसरा अंतिम। तो क्रियात्मक सत्ता और अंतिम सत्ता दोनों को एक साथ ट्रांसफर करते हैं, एक को कर रहे हैं, ये देखने वाली बात है। तो हम थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करते हैं कि डेलीगेशन क्या है। डेलीगेशन, पहला शब्द आता है वो आता है संगठन। संगठन मतलब संगठन का प्रिंसिपल है तो संगठन शब्द तो आएगा ही। तो संगठन में किसी व्यक्ति, संगठन में किसी व्यक्ति, ये किसी व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति जो सत्ता सौंपता है, नहीं, एक व्यक्ति जो सत्ता सौंपता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यायोजक, डिलीगेटर। जिसको सत्ता दी जाती है उसको कहा जाता है डिलीगेटी। और किसी व्यक्ति में सामान्यतः ये उच्चस्थी होता है, तो किसी व्यक्ति मतलब हम कहें कि जो सत्ता सौंप रहा है, प्रत्यायोजक, डिलीगेटर, डिलीगेटर, प्रत्यायोजक। मैं हिंदी में लिख रहा हूं, अंग्रेजी में बोल रहा हूं। संगठन में किसी व्यक्ति द्वारा मतलब प्रत्यायोजक द्वारा अन्य व्यक्ति, अब अन्य कोई भी हो सकता है अन्य व्यक्ति, ये अन्य व्यक्ति कौन होता है, प्रत्यायोजित, अंग्रेजी में कहे तो डिलीगेटी, प्रत्यायोजित। कोई एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति है ना, किसी व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को अब यहां तीन चीजें आएगी, कौन कौन सी बताइए। सत्ता, आप कोमा में लिख सकते हो, मैं थोड़ा समझाने के लिए इसे, जिम्मेदारी और कर्तव्य, ड्यूटी। तो ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी है ना, इनका क्या करेगा, हस्तांतरण। लेकिन मैंने आपको बताया कि केवल और केवल वही सत्ता हस्तांतरित हो सकती है जो ट्रांसफरेबल है। सत्ता और जिम्मेदारी दो तरह की होती है, और ड्यूटी भी, एक ऑपरेशनल और एक फाइनल। तो इसमें केवल ऑपरेशनल अथॉरिटी ही ट्रांसफर हो सकती है, फाइनल अथॉरिटी ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो संगठन में किसी व्यक्ति, वो व्यक्ति कौन है, प्रत्यायोजक। प्रत्यायोजक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिलीगेटर, डिलीगेटर द्वारा अन्य व्यक्ति, इसको क्या बोलते हैं, प्रत्यायोजित, डिलीगेटी, डिलीगेटी को ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कर्तव्यों का हस्तांतरण करना। लेकिन ये जो अगली वाली बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अंतिम सत्ता का फाइनल, अंतिम सत्ता और ब्रैकेट में जिम्मेदारी का, अब दो ही शब्द कर्तव्य लिखने की जरूरत नहीं है, जिम्मेदारी का बना रहना प्रत्यायोजन कहलाता है। ध्यान दीजिए, एक डेफिनेशन जो बहुत इजी सी है उसी को याद करना होता है और वो ही लिखना होता है, उसमें सारा सार आ जाता है। तो प्रत्यायोजन संगठन में सत्ता हस्तांतरण की एक प्रक्रिया है जिसमें संगठन में किसी व्यक्ति द्वारा मतलब प्रत्यायोजक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति मतलब प्रत्यायोजित को सत्ता, जिम्मेदारी और कर्तव्यों का हस्तांतरण किया जाता है। लेकिन अंतिम सत्ता और अंतिम जिम्मेदारी प्रत्यायोजक में ही बनी रहती है, डिलीगेटर में ही बनी रहती है। संगठन की इस प्रक्रिया को, संगठन में संपादित की जाने वाली इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, प्रत्यायोजन कहते हैं। और जब भी हो, ये मूल सार है, अगर आप इसे समझ गए तो फिर बस इसको डिकोड ही करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली बात है वो ये है, अगर आप इसे नहीं समझे तो फिर बाकी कुछ भी आप इधर उधर पढ़ते रहो, कोई मतलब नहीं।
तो डिलीगेशन इज ए प्रोसेस इन विच ए पर्सन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कौन है डिलीगेटर, ट्रांसफर टू ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज टू अनदर पर्सन, ब्रैकेट में डिलीगेटी नहीं, बट फाइनल ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ये जो प्रोसेस है उसको ही हम क्या कहते हैं, डेलीगेशन। बहुत सिंपल सी बात है। तो प्रत्यायोजन को आपको समझना है कि आप इसकी परिभाषा कैसे देंगे आप, वो आपको मुझे लगता है कि आपने बनाई। अब हम इस पॉइंट को और समझते हैं, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमको थोड़ा बड़ा लिखना हो तो अब हम क्या करेंगे। तो हम प्रत्यायोजन की विशेषताओं को देखते हैं। हम प्रत्यायोजन की विशेषताओं को देखते हैं कि क्या क्या विशेषताएं हैं, है ना। तो क्या क्या समझा अभी आपने, आपने समझा कि प्रत्यायोजन क्या है। तो आपने पहला पॉइंट देखा कि प्रत्यायोजन सत्ता हस्तांतरण से संबंधित है, ठीक है। ओके, एक मिनट में। हम्म, तो प्रत्यायोजन का संबंध किससे है, तो कुछ कुछ इन्हीं बातों को जो आपने पढ़ा उनको हम दोबारा से लिखते हैं, ताकि अगर हमको 50 शब्दों में लिखना हो तो फिर कैसे हम चीजें रखें। तो पहले तो हम दें कि प्रत्यायोजन संगठन में सत्ता, उत्तरदायित्व व कर्तव्य स्थानांतरण की प्रक्रिया है। बस एक चीज तो जो अभी तक देखा उनको देखा, इसी को मैंने पॉइंट में लिख दिया कि कोई समझ ले कि आपको पता है। दूसरी खास बात है वो इंपॉर्टेंट है, और वो ये है, और उस पर क्वेश्चंस भी आता है, वो ये है कि प्रत्यायोजन का चरित्र, प्रत्यायोजन का चरित्र चरित्र मतलब कैरेक्टर दोहरा होता है, दोहरा, डुअल। प्रत्यायोजन का चरित्र दोहरा होता है। क्यों होता है, इस पे भी क्वेश्चन आता है और समझना चाहिए आपको। क्योंकि इसमें एक ही समय में सत्ता दो लोगों में दिखाई देती है। एक ही समय में मैं अगर मेरी सत्ता का हस्तांतरण कर रहा हूं तो व्यवहार में जिसको मैंने सत्ता सौंपी, मतलब प्रत्यायोजित को सत्ता सौंपी, उसमें सत्ता दिखाई देगी, लेकिन कानूनी रूप से वो सत्ता मेरे पास में होगी। आप समझिए, आपने किसी को सत्ता सौंपी या जिम्मेदारी सौंपी तो केवल ऑपरेशनल अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर होती है, फाइनल अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर नहीं होती। इसलिए प्रैक्टिस में सत्ता उसमें दिखाई देती है जो उसको यूज कर रहा होता है, मतलब जो प्रत्यायोजित होता है उसमें दिखाई देती है, लेकिन लीगली अंतिम तौर पर जिम्मेदार वही व्यक्ति है जिसने सत्ता को सौंपा है। तो हम इसी बात को बहुत सरल शब्दों में, बहुत इजी है, हम सरल शब्दों में इसको देखते हैं। दोहरा होता है क्योंकि, क्यों दोहरा होता है, क्योंकि व्यवहार में सत्ता, व्यवहार में या प्रैक्टिस में सत्ता प्रत्यायोजित में दिखाई देती है, डिलीगेटी में, जबकि कानूनी रूप से सत्ता, आप पूरा लिखेंगे, कानूनी रूप से सत्ता प्रत्यायोजक में दिखाई देती है। आप पूरा लिखेंगे, मैं इसे ये जो इसके पीछे कारण है, कारण यह है क्योंकि अंतिम सत्ता और जिम्मेदारी का स्थानांतरण नहीं होता। एक चीज, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जिसपे क्वेश्चन भी आता है, मतलब इस पे भी क्वेश्चन रहता है, इस पे भी क्वेश्चन रहता है कि प्रत्यायोजन की प्रक्रिया ज्ञान बांटने के समान है।
प्रत्यायोजन की प्रक्रिया ज्ञान बांटने के समान है। और ये बात कहने वाली कौन है? टेरी। टेरी ने कहा कि प्रत्यायोजन की प्रक्रिया ज्ञान बांटने के समान है। अब इसे मैं लिखूंगा नहीं, इसे सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, आप चाहे नीचे लिख लीजिए। टेरी ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि जिस तरह से ज्ञान बांटने की प्रक्रिया में ज्ञान बांटने वाले का ज्ञान कम नहीं होता, लेकिन जिनको वो ज्ञान बांट रहा है उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यहां इस लेक्चर में मेरा ज्ञान कम नहीं हो रहा, लेकिन आप सब लोगों को ज्ञान प्राप्त हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? कि ज्ञान का बंटवारा नहीं हुआ, मेरा कम नहीं हुआ कि जो बंटवारा हो गया, जो आपने ले लिया, बल्कि आपको मिल गया है। सेम यही बात प्रत्यायोजन पर भी लागू होती है, क्योंकि जो प्रत्यायोजक या डेलीगेटर होता है उसकी सत्ता कम नहीं होती, उसकी जिम्मेदारी कम नहीं होती, उसकी ड्यूटीज कम नहीं होती, बल्कि अन्य को सत्ता मिल जाती है। और इसीलिए प्रत्यायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सत्ता को कई गुना बढ़ा देता है। मतलब कभी आप संगठनों में, प्रशासन का तो एक बेसिक प्रिंसिपल है, कभी आप प्रत्यायोजन करो, मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये एक ऐसा प्रिंसिपल है, कोई अगर इसको जीवन में उतार ले तो कुछ भी कर सकता है। प्रॉब्लम पता क्या है? मैं थोड़ी सी आपके जीवन और संगठन और प्रशासकों की समस्याओं से रिलेट करके बता रहा हूं। सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम यह है कि कोई अपनी सत्ता को देने में इनसिक्योरिटी फील करता है। उसे लगता है कि मैंने अगर कुछ सौंप दिया तो जैसे मेरा कुछ कम हो जाएगा। ये बात आपको, जब आप आपस में दोस्त एक दूसरे को नॉलेज शेयर करते तब भी यही बात सोचते हो। और ये इनसिक्योरिटी आपके जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। और अगर आप संगठन और प्रशासन चलाते हो तो सबसे बड़ी बाधा है। क्यों? क्योंकि डेलीगेशन में सत्ता, आप अगर आप सत्ताएं सौंपते हो तो आपकी सत्ता कम नहीं होती, लेकिन आपके संगठन निर्माण में और सत्ताएं पैदा हो जाती है। और यही बात नॉलेज पे भी लागू होती है। अगर आप अपने साथियों को अपना नॉलेज, अपनी चीजें बताते हो अगर ऑनेस्टली, तो आपकी तो क्लियरिटी होती है, आपका कम नहीं हो रहा, उनको भी प्राप्त हो जाता है, बदले में वो भी आपको बताते हैं, तो आप बेनिफिट में आ जाते हो। इसलिए डेलीगेशन की प्रक्रिया को थोड़ा सा जीवन में, एडमिनिस्ट्रेशन में तो लागू करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो टेरी ने बात कही उसके गहरे मायने हैं कि ज्ञान बांटने के समान प्रक्रिया है, क्योंकि इससे सत्ता मल्टीप्लाई होके बढ़ती चली जाती है। तो आप इसे जरूर अपने जीवन में भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। फिर है कि प्रत्यायोजन में केवल केवल क्रियात्मक सत्ता का ही केवल क्रियात्मक सत्ता का ही मतलब फंक्शनल ऑथोरिटी का ही प्रत्यायोजन होता है। प्रत्यायोजन होता है, अंतिम सत्ता का नहीं, अंतिम सत्ता का नहीं होता। ये मैं बार बार बता दिया, इसलिए इसे कोई दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्यायोजन संशोधनीय है। प्रत्यायोजन मतलब इसे चेंज किया जा सकता है, क्योंकि देश काल और परिस्थितियों के अनुसार जिसको आपने सत्ता सौंपी है उसे बदल सकते हो, क्योंकि उसमें अंतिम सत्ता तो सौंप ही नहीं रहा, इसलिए अस्थायी है, ये स्थायी नहीं है। और ये जो पांचवा पॉइंट है मित्रों, ये जो पांचवा पॉइंट है, ये पॉइंट ही विकेंद्रीकरण से अलग करता है। बेसिकली विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन में जो सबसे बड़ा अंतर है वो यही है कि विकेंद्रीकरण संशोधनीय नहीं है। क्यों? क्योंकि विकेंद्रीकरण में फाइनल ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अंतिम सत्ता और जिम्मेदारी का भी ट्रांसफर कर दिया जाता है। और चूंकि अंतिम सत्ता और जिम्मेदारी का ट्रांसफर कर दिया तो फिर संशोधन करने की पावर ही क्या होगी? खत्म होगी। तो प्रत्यायोजन संशोधनीय है, यही इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज है। संशोधनीय है इसीलिए दोहरा चरित्र है, तो ये भी आपको पता हो। और लास्ट में छठा पॉइंट भी कुछ किताबों में लिखा होता है कि
केवल स्वयं की सत्ता का ही प्रत्यायोजन संभव है, दूसरों की नहीं। दूसरों की सत्ता का नहीं, आप कंप्लीट लिख लेना। तो इस तरह से प्रत्यायोजन में आप 50 शब्दों में लिखना हो तो फिर आपके लिए ये चीज है। अगर आप ऑब्जेक्टिव है तो ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो व्हाट इज डिलीगेशन, तो विद करेक्टरिस्टिक्स आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। मुझे लगता है कि आपकी चीजें बहुत क्लियर हो गई होगी कि ये प्रत्यायोजन। हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली इतनी महत्वपूर्ण प्रक्रिया का महत्व क्या है। महत्व क्या है नहीं है, इसका इतना बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है। प्रत्यायोजन और विकेंद्रीकरण में अंतर मैंने आपको बताया कि क्या अंतर है। अभी लास्ट में फिर और बता दूंगा, लेकिन एक संशोधनीय का अंतर मैंने आपको बता दिया। इंपॉर्टेंट क्या है प्रत्यायोजन का, मतलब किसी संगठन में क्यों होना चाहिए। तो उसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि इस प्रक्रिया से जो उच्चस्थ होता है उसका कार्यभार कम हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कम हो जाता है। आप कहिए कि इससे क्या होता है। देखिए, अगर सुपीरियर या कोई संगठन के टॉप लेवल पर व्यक्ति अपने डे बाय डे के रूटीन कामों में ही व्यस्त रहे तो पॉलिसी मेकिंग कब होगा, प्लानिंग कब बनाएगा, पॉलिसी एनालिसिस कब होगा। और संगठन जो है वो धीरे धीरे, चूंकि विदाउट उनके विदाउट जो है क्रिएटिविटीज के, विदाउट नए आइडियाज के, बहुत नई चीजों के, संगठन धीरे धीरे फ्लॉप हो जाता है, फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ गोल हो जाता है। तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये उच्चस्तों को हल्का कर देता है और जो जरूरी चीजों में जहां उन्हें काम समय देना चाहिए उनके लिए समय निकल पाता है। तो क्या है, उच्चस्थ का कार्यभार कम हो जाता है, जिससे जिससे क्या होता है, जिससे वह नीति निर्माण या और दूसरे जो भी है कार्यक्रमिक निर्णय, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, नीति निर्माण में समय देना संभव होता है। ये हमने एक पॉइंट बना लिया। ये तो बहुत कॉमन चीज है जो आप भी शायद आइडिया लगा लीजिए, लेकिन मेरी नजर में जो दूसरा पॉइंट है वो डिलीगेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं जो समझता हूं उसे। और मैं समझता हूं कि प्रत्यायोजन का सबसे महत्वपूर्ण काम है सेकंड लाइन, द्वितीयक पंक्ति, सेकंड लाइन, मैं हिंदी में लिख रहा हूं शुद्ध, द्वितीयक पंक्ति, नेतृत्व का विकास करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम मेरा नजर में। आप कहेंगे कि कैसे, क्योंकि जब हम प्रत्यायोजन करते हैं नीचे की ओर तो तभी तो नीचे वाला तैयार होता है जिम्मेदारी लेने के लिए, काम करने के लिए। अगर दादाजी आपके पापा जी को कुछ सौंपेंगे नहीं तो पापा जी बच्चे बने रहेंगे, और पापा जी आपको नहीं सौंपेंगे तो आप बच्चे बने रहेंगे, कब तैयार होंगे। इसलिए तो कहते हैं कि जिम्मेदारियां डालो, ऑथोरिटी डालो, वो ही सिखाती है, किसी की सिखाने से नहीं सीखते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि जब हर समय नेतृत्व चूंकि बदलता रहेगा, कोई परमानेंट तो है नहीं, इसलिए नीचे अगर नेतृत्व डेवलप करना है संगठन में तो डेलीगेशन करो, उसे सत्ता सौंपो, उसे जिम्मेदारी सौंपो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम। तीसरा काम मेरी नजर में उस दूसरे काम से भी बड़ा काम है, और वो यह है कि प्रत्यायोजन संगठन निर्माण का आधार है। प्रत्यायोजन संगठन निर्माण का आधार है, बेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। विदाउट डेलीगेशन
किसी भी संगठन का निर्माण संभव ही नहीं है। मतलब कोई चाहे भी ना तो भी संभव नहीं है, क्योंकि आप अकेले रह जाओगे या कुछ ही लोग रह जाएंगे, तो जो संगठन नीचे बनता है वो संगठन निर्माण डेलीगेशन से ही संभव होता है। ये शब्द जो मैं आपको बोल रहा हूं वो आपको एज ए एकेडमिक या एज ए एग्जाम की प्रिपरेशन तो आपको बहुत हल्के नजर आ रहे हैं ये। अगर कोई इन्हें समझ करके, मैं जो बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं संगठन निर्माण का, संगठन चलाने का, एडमिनिस्ट्रेशन का एक लंबा अनुभव है, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैं ये बातें अभी बता रहा हूँ डेलीगेशन और उसका इम्पोर्टेंस, ये सुनना और उसको प्रैक्टिस में उतारना बहुत बड़ा फर्क है। अगर कोई इसको उतार ले तो मैं ये कह सकता हूँ कि केवल डेलीगेशन की समझ अगर किसी को बेहतर तरीके से आ जाए तो वो सबसे सफल संगठन का संचालन कर लेगा। इतना इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये क्या होता नहीं है, ये शब्द होते हैं, इसे हम महसूस नहीं कर पाते हैं। तो एक चीज ये भी है। चौथा, जो डेलीगेशन का जो महत्व है वो है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे स्थानीय समस्याओं का इससे स्थानीय समस्याओं का स्थानीय समाधान प्राप्त करना संभव होता है। लीजिए जी, और भी ये बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है। इसको विकेंद्रीकरण में पंचायती राज पर इनमें पढ़ते हैं हम। पूरा पंचायती राज है, लेकिन विकेंद्रीकरण में सटीक लागू होता है, प्रत्यायोजन में भी। लोकल प्रॉब्लम का लोकली सॉल्यूशन होता है। लोकल सॉल्यूशन का मतलब होता है स्थानीय तरीकों के माध्यम से समाधान करना। अब गांव की समस्या है और उसमें तरीका आप विदेशी लगाओ, नहीं। लोकल सॉल्यूशन का मतलब होता है जो देसी तरीका है, और वो तभी है जब आप निर्णय लेने की जो केंद्र है वो नीचे की ओर ट्रांसफर करो। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो प्रत्यायोजन के पावरफुल 4 मैंने फंक्शंस और महत्व बताए, बहुत पावरफुल है। सब एक से बढ़ के एक है। बाकी बहुत सारी चीजें और मिल जाएगी आप इसमें। चलो ओके। अब बहुत इजी जी है। एक है प्रत्यायोजन के प्रकार, नहीं है टाइप्स। इसमें कई तरह के हैं। जैसे एक है मार्ग के आधार पर। अब आप इस पे क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी, लेकिन बहुत इजी सा है। 3 तरह का मार्ग के आधार पे हम कह सकते हैं। अधोगामी, बहुत इजी है, अंग्रेजी में कहेंगे डाउनवर्ड। क्या होता है? ऊपर से नीचे की ओर, टॉप टू बॉटम की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। जैसे सचिव का संयुक्त सचिव को सत्ता सौंपना कि मैं जा रहा हूं टॉप टू बॉटम। दूसरा है ऊर्ध्वगामी, क्योंकि इसमें तो हम देखते ही हैं, इसलिए इसमें था ही नहीं। ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी मतलब अपवार्ड। अपवार्ड मतलब नीचे से ऊपर की ओर सत्ता को सौंपना, कोई भी। कैसा हो सकता है? यस। कोई एग्जाम्पल? यस। पूछा जा सकता है? यस। जैसे निवेशकों का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या निदेशक मंडल को सत्ता सौंपना, यह है ना। और भी है। हाँ, मैं एक और बता देता हूँ जो किताब में भी नहीं है। जनता द्वारा संसद को या विधायिका को सत्ता सौंपना, ये भी तो नीचे से ऊपर की ओर है, होता है भैया। तीसरा है समानांतर, हॉरिजॉन्टल, समानांतर।
मतलब संगठन में बराबर के स्तर का, एक ही लेवल पे। जैसे जैसे उप सचिव का दूसरे उप सचिव को सत्ता सौंपना, ये एग्जाम्पल है। लेकिन इसमें एक चीज और भी लिख सकते हो, वो क्या लिख सकते हो? गैंग प्लांक क्या है अब नहीं बताऊंगा, पीछे जाके पीछे की क्लास देखो, वो भी तो हॉरिजॉन्टली है, लेकिन वो कम्युनिकेशन है बेसिकली। हम यहाँ सत्ता सौंप रहे हैं, इसलिए इसको नहीं लिखे तो ठीक रहेगा। वो संचार था सिर्फ। ओके, कुछ और अन्य आधारों पे भी इसका प्रकार देख सकते हैं हम। जैसे अन्य प्रत्यायोजन कई प्रकार के हैं। जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। एक बार बिल्कुल इधर से बिल्कुल छोटा क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेलीगेशन। डायरेक्ट, जहां डेलीगेटर और डेलीगेटी के बीच में कोई नहीं हो, जहां प्रत्यायोजन करने वाला और जिसको प्रत्यायोजन किया जाता है उसके बीच में कोई नहीं हो। और अप्रत्यक्ष, जहां मध्यस्थ हो, जहां एक तीसरा पक्ष उपस्थित हो। तो पहले इनडायरेक्ट हो, मतलब प्रत्यायोजन मध्यस्थ के माध्यम से होगा, मध्यस्थ के माध्यम से। और इसमें क्या लिखोगे? सीधा, अर्थात अर्थात बिना मध्यस्थ के। अच्छा कौन सा है? बिना मध्यस्थ के। अच्छा कौन सा है? यही होगा श्रेष्ठ। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। दूसरा, एक और प्रत्यायोजन का प्रकार है, वो है कंडीशनल और अनकंडीशनल। सशर्त और बिना शर्त। बिना शर्त, अनकंडीशनल। मतलब इसका मतलब क्या है? मतलब रियल का जो मीनिंग है वही पता हो। तो कंडीशनल का मतलब होता है कि जो प्रत्यायोजित है, मतलब जिसको सत्ता सौंपी है, वो कुछ भी निर्णय करने से पहले एक बार पूर्व स्वीकृति ले। प्रत्यायोजक की कुछ बड़ा काम करने से पहले कुछ में ले कंडीशन लगा दी कि देख ये वाली बात जब करेगा तो मुझसे पूछ लेना, बाकी तू कर ले। तो अगर प्रत्यायोजन में कोई शर्त लग जाए तो सशर्त हो गया। मतलब विशेष निर्णय से पूर्व, विशेष निर्णय से पूर्व प्रत्यायोजक की अनुमति लेना, अनुमति लेने की शर्त लगा दी जाए। और बिना शर्त में इस तरह की पूरी छूट होती है। नहीं, जो प्रत्यायोजित है वो अपने हिसाब से निर्णय ले सकता है, कोई भी शर्त नहीं होती उसकी। तो दूसरा है ये। थोड़ा और भी हम प्रकार को देख लेते हैं। तो प्रत्यायोजन के प्रकार में और भी हम देख लेते हैं। जैसे लिखित और मौखिक। लिखित रिटर्न में हो और मौखिक वर्बल हो। मेरी जगह देख लेना, कल काम में नहीं आ रहा हूं। मौखिक, पूरा लिख करके सत्ता सौंपना। लिखित श्रेष्ठ कौन सी है? श्रेष्ठ यह है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि दीर्घकालिक रहती है, जवाबदेहिता रहती है और स्पष्ट भी होती है। और वर्बल में कभी गड़बड़ हो गया तो दिक्कत है, तो ये भी है। एक और प्रत्यायोजन का प्रकार है वो है, एक और प्रत्यायोजन का प्रकार है वो है बहुत कॉमन चीज, और ये क्वेश्चन आया भी है एक बार। फॉर्मल मतलब औपचारिक और इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक। तो औपचारिक और अनौपचारिक प्रत्यायोजन मतलब क्या है?
मतलब जहां जहां, मैं थोड़ा सा इसको स्पष्ट कर देता हूं मित्रों, जहां जहां फॉर्मल शब्द आ जाए कहीं भी, उसका मतलब होता है कि नियम कानून और संविधान के अनुसार ही होगा। और जहां जहां इनफॉर्मल शब्द आ जाए उसका मतलब है नियम कानून और संविधान नहीं, बल्कि मानवीय संबंधों के आधार पर चीजें तय होगी। हमेशा ही एक जगह नहीं चाहिए फॉर्मल कम्युनिकेशन हो, कोई और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो। और प्रत्यायोजन भी यही है। फॉर्मल मतलब जहां वो नियम कानून और संविधान के अनुसार हो, नियम कानून व संविधान के अनुसार हो। अनुसार हो, हमेशा ही ये ऐसा पद सोपानी ये होगा, वो हमेशा कैसा होगा, पद सोपानी होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी उत्तर को लांग दोगे आप, फॉर्मल होगा, व्यवस्थित होगा। इसीलिए ये वाला क्या है, श्रेष्ठ भी आपको ये भी पता होगा कि कौन सा करना चाहिए। इनफॉर्मल वो है जो इनके अनुसार नहीं होता, बल्कि मानवीय संबंधों के आधार पर होता है। कौन खास है उनको सौंप जाए, दैट्स ऑल। तो यह है फॉर्मल और इनफॉर्मल प्रत्यायोजन। तो आपने प्रत्यायोजन का प्रकार भी देखा, अलग अलग देखा, कंडीशनल, अनकंडीशनल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, रिटर्न, वर्बल, डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ये सारे टाइप्स है। हालांकि इनमें कोई खास नहीं है, लेकिन जब आप पढ़ो एक एक शब्द पे गौर करते हुए आप पढ़ो। अब हम थोड़ी सी चीजें और हैं जो और देख लेते हैं। एक अच्छे प्रत्यायोजन के सिद्धांत, एक अच्छे प्रत्यायोजन के सिद्धांत मतलब कौन सा प्रत्यायोजन आखिर बढ़िया कैसे हो, और आपको प्रत्यायोजन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि एक बेस्ट और श्रेष्ठ प्रत्यायोजन क्या होता है, ये किसी भी प्रशासक को, एडमिनिस्ट्रेटर को, ऑर्गेनाइजर को, ब्यूरोक्रेट्स को, मैनेजर को पता होना चाहिए, लीडर को पता होना चाहिए, हमेशा पता होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, नंबर एक, प्रत्यायोजन सदैव औपचारिक, औपचारिक, लिखित, लिखित व स्पष्ट होना चाहिए, वह स्पष्ट होना चाहिए। फॉर्मल हो, मैंने श्रेष्ठ श्रेष्ठ इसीलिए बता रहा था, फॉर्मल हो, रिटर्न में हो, क्लियर हो, और प्रत्यक्ष होना चाहिए, वैसे इनडायरेक्ट भी नहीं हो। तो प्रत्यायोजन हमेशा ऐसा ऐसा होना चाहिए। नंबर एक चीज तो ये बहुत क्लियरली है। दूसरा, प्रत्यायोजन में सत्ता के अनुपात में ही उत्तरदायित्व का हस्तांतरण होना चाहिए। मतलब दोनों में ये संबंध जरूरी है। आप पूरा लिख लीजिए, प्रत्यायोजन में सत्ता के अनुपात में ही उत्तरदायित्व का हस्तांतरण होना चाहिए। मतलब जितनी आप सत्ता सौंप रहे हो उसी के अनुपात में, ऐसा नहीं कि कभी इसमें इम्बैलेंस हो जाए। इम्बैलेंस हो जाए तो क्या होगा, क्योंकि बिना उत्तरदायित्व के सत्ता निरंकुश हो जाती है, और बिना सत्ता के उत्तरदायित्व अर्थहीन होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा, प्रत्यायोजन अधीनस्थों की, अधीनस्थों के ज्ञान, कौशल एवं योग्यता के अनुरूप हो, योग्यता के अनुसार ही होना चाहिए। ध्यान देना चाहिए इसी के अनुसार, ज्ञान, कौशल और योग्यता के अनुसार ही हो। ऐसा नहीं कि जो योग्य नहीं उसको ज्यादा कर दिया। तो ये भी बहुत खास बात है जिसका ध्यान रखना चाहिए। नहीं, लेटरल हॉरिजॉन्टल लेटरल एक ही होता है। एक मेरा सुझाव है मोहम्मद अली आदिल, पुराने नोट्सों को आप साइड में कर दो ना, वो आपको पीछे छोड़ेंगे नहीं, आपको इधर उधर भ्रमित करते रहेंगे।
है ना? ओके, ज्यादा बोझ मत लो। तीस दूसरा जो है। और चौथी चीज है कि प्रत्यायोजन में निरंतर, प्रत्यायोजक को निरंतर संपर्क में रहना चाहिए। निरंतर कनेक्ट, ऐसा नहीं कि आपने डिलीगेट कर दिया फिर कांटेक्ट ही नहीं रखा, कंटिन्यू कांटेक्ट में रहना चाहिए। ये भी एक इसका प्रिंसिपल है। पांचवा, फीडबैक, टाइम टाइम पे ये जरूर हो, फीडबैक खुला होना चाहिए, प्रतिपुष्टि खुली हो, समय समय पे आप चेक करते रहो, देखते रहो, जरूरी है ये। और हमेशा दोनों के बीच में संचार खुला हो, ओपन होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। और जरूरत पड़ने पे संशोधन करना चाहिए, है ना? और केवल स्वयं की सत्ता का ही करना चाहिए, दूसरों को नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कुछ पॉइंट मैंने बता दिए, कुछ पॉइंट बोल के बता दिए, ये पॉइंट सफिशियंट होते हैं, बस इतने पर्याप्त है। तो ये है प्रत्यायोजन की। एक अच्छा प्रत्यायोजन कैसे करेंगे आप, इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल अगर आप आज ही से महसूस कर लोगे और आज ही से थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दो, जहां भी आपको काम करने का मौका मिले, तो गजब की एफिशिएंसी आ जाती है। मेरा अनुभव है कि एक प्रशासक का, लोक सेवक का, संगठन चलाने वाले का, नेतृत्वकर्ता का, किसी का भी डिलीगेशन अगर वो सही ढंग से करता है और उसको समझ है, तो बहुत बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को मूव करता है एक सफल लीडर के तौर पर। लेकिन ये आता नहीं है बेसिकली डेलीगेशन करना। ये जितना हम समझ रहे हैं शब्दों में, जब हम प्रैक्टिस में से करते हैं तो ये एक एक शब्द बहुत भारी पड़ जाते हैं उस समय। तो ये है। अब हम देखते हैं कि प्रत्यायोजन की लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशंस का मतलब यह है, ध्यान देना, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ यह है कि किनका प्रत्यायोजन नहीं हो, किनका प्रत्यायोजन नहीं करना चाहिए। लिमिटेशन मतलब ये तो बिल्कुल नहीं हो। लिमिटेशन का मतलब यह है सबसे इंपॉर्टेंट कि सीमाएं क्या है, कि इस चीज का तो डेलीगेशन कम से कम नहीं करना चाहिए। जैसे आपको थोड़ा सा मैं लिखने से पहले थोड़ा सा बताता हूं। देखिए, एक सुपीरियर का, एक लीडर का जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो होती है कि सत्तार सब तो सौंप दो, कार्यभार तो कम होना चाहिए उसका। जितना कार्यभार कम होगा वो बढ़िया रहेगा, लेकिन कंट्रोल कम नहीं होना चाहिए। एक लीडर के तौर पर अगर कंट्रोल कम हो गया तो फिर लीडरशिप फेल है। इसलिए एक प्रशासक को, एक मैनेजर को, एक लीडर को सत्ता का सारा हस्तांतरण जितना संभव हो सकता है करना चाहिए, लेकिन उन सत्ताओं का प्रत्यायोजन कभी नहीं करना चाहिए जिनसे उनका संगठन पे पकड़ या नियंत्रण कमजोर हो जाए, कहीं बिल्कुल आप उनके हाथ से चीज निकल जाए। इसलिए वो कुछ चीजें जरूर ध्यान रखनी चाहिए। वो क्या होती है? नंबर एक, नवीन नियुक्तियों के अधिकार का प्रत्यायोजन नहीं होना चाहिए। नवीन नियुक्तियों के अधिकार का प्रत्यायोजन नहीं होना चाहिए। एक चीज, इसका डेलीगेशन नहीं होना चाहिए। एक तो ये बहुत क्लियर हो। दूसरी चीज, क्यों? क्योंकि अगर नवीन नियुक्तियों के अधिकार का प्रत्यायोजन कर दिया ना, तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये कभी नहीं होना चाहिए। फिर तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं, नीचे वैसे ही बना बनो लेंगे। तो एक तो ये हो। दूसरा है, वित्तीय स्वीकृतियों के अधिकार का प्रत्यायोजन कभी नहीं होना चाहिए। कंट्रोल का सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर आपने वित्तीय स्वीकृति के अधिकार का प्रत्यायोजन कर दिया ना, तो कुछ बचेगा नहीं। इसलिए हमेशा एक अच्छा लीडर, अच्छा मैनेजर, अच्छा प्रशासक फाइनेंशियल जो
जो उसका कोषाध्यक्ष होता है, जहां से फाइनेंस रिलीज होता है, वो अपने हाथ में रखता है, अपने नजदीक बहुत विश्वस्त व्यक्ति को देता है। दूसरा है ये। तीसरा है अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार कभी अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधिकार का भी कभी प्रत्यायोजन नहीं करना चाहिए। इसका भी कभी नहीं प्रत्यायोजन होना चाहिए, नहीं तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये भी कोई समझेगा ही नहीं। तो ये भी है। चौथा है पर्यवेक्षण करने के अधिकार का भी नहीं देना चाहिए कभी। क्योंकि फिर कोई मानेगा ही नहीं आपको। और पांचवा है दूसरों की सत्ता का भी नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका कभी भी प्रत्यायोजन नहीं होना चाहिए, और ये उसकी लिमिटेशंस है। तो एक अच्छे प्रत्यायोजन की क्या प्रिंसिपल है, उसी में ये भी चीज पता होनी चाहिए कि मुझे किन किन चीजों का कभी भी प्रत्यायोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो कर दिया तो फिर कंट्रोल नहीं रहेगा। अब है प्रत्यायोजन में बाधाएं। ये लास्ट टॉपिक है, आपका कोई क्वेश्चन हो तो देख लेना। प्रत्यायोजन में बाधाएं, क्या क्या बाधाएं हैं। बाधाओं को हम दो भागों में बांटते हैं। एक वो बाधा जो संगठन से संबंधित है, मतलब संगठनात्मक। दूसरी वो बाधा जो व्यक्ति से संबंधित है, मतलब व्यक्तिगत बाधाएं। जो व्यक्ति से संबंधित है, चूंकि संगठनों में दो तरह के व्यक्ति रहते हैं। एक होता है सुपीरियर, तो उच्चस्थ से संबंधित, और दूसरा होता है अधीनस्थ, मतलब अधीनस्थों से संबंधित। ठीक है। तो इनकी क्या क्या बाधाएं हो सकती है। बाधाओं का मतलब कोई क्यों प्रत्यायोजन नहीं कर पाता है, कोई उच्चस्थ क्यों नहीं कर पाता है, कोई अधीनस्थ क्यों नहीं सत्ता लेने से डरता है, क्यों डरता है वो सत्ता लेने से, कोई संगठन क्यों प्रत्यायोजन कर देता है और कोई संगठन क्यों नहीं कर पाता है, तो किसी संगठन में क्यों बेहतर प्रत्यायोजन होता है, किसी संगठन में क्यों नहीं हो पाता है। तो संगठन से संबंधित अगर कोई बाधा है तो संगठनात्मक बाधा है। जैसे संगठन का संविधान अनुमति नहीं दो, अगर संविधान ही अनुमति नहीं देता तो फिर क्या करोगे, उसी में नहीं है तो फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते। लेकिन दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा होती है, वो है कि संगठन में प्रत्यायोजन की संस्कृति का अभाव होना। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, का अभाव। सब कुछ है लेकिन कल्चर नहीं है। कोई दादाजी ने भी नहीं सौंपा था, उसके दादाजी ने भी नहीं सौंपा था, उसके दादाजी ने भी नहीं सौंपा। कुछ संगठन होते ही ऐसे हैं जिनमें मतलब कल्चर ही नहीं है, कुछ देशों में कल्चर नहीं है, तो सत्ता सौंपने का कल्चर ही नहीं होता तो नेक्स्ट आने वाला भी नहीं सौंपता है। तो एक और चीज ये है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरा होता है संगठन की प्रकृति जो है। अगर संगठन की प्रकृति कुछ ऐसी है जो इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई, सिक्योरिटी से जुड़ी हुई चीजें कर रही है, नेशनल सिक्योरिटी से, इंटीग्रिटी से जुड़ी हुई है, तो वहां भी नहीं। मतलब अगर संगठन की प्रकृति राष्ट्रीय एकता व अखंडता या आसूचना, मतलब इंटेलिजेंस, या सुरक्षा से जुड़ी गतिविधि हो, मतलब प्रकृति के स्थान पे इसको हम कहेंगे
संगठन के कार्य जो है, अगर कार्य ऐसे हैं तो फिर हम उसका प्रत्यायोजन नहीं कर सकते। प्रकृति का मतलब होता है कि अगर संगठन की जो रोल है वो तेजी से बदलने वाला हो, मतलब कार्यों की प्रकृति अगर तेजी से बदलती है तो पता नहीं कौन सी आ जाएगी, तो भी हम प्रत्यायोजन नहीं कर पाते हैं। या हम इसको हटा दे तो एक परिवर्तनशील प्रकृति का अगर संगठन हो तो भी नहीं कर पाते। और एक और है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर सभी इकाइयां एक ही जगह पर है, मतलब अलग अलग हो जाएगी तो ऑटोमेटिक ही प्रत्यायोजन मजबूरी हो जाएगा। तो सारी इकाइयां एक ही जगह है, परिवार के सारे बेटे एक ही साथ रहते हैं, तो फिर दादाजी सौंपते नहीं है। ये इसे समझिए इसे। तो यह है संगठनात्मक बाधाएं। उच्चस्थ की जो बाधा है, जो उच्चस्थ की बाधा है, उच्च से संबंधित, वो क्या है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा तो उसे ये लगता है कि अगर मैंने सत्ता सौंप दी तो मेरा प्रभाव और नियंत्रण कम हो जाएगा। और मुझे लगता है ये सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ी बाधा। मतलब उसका नियंत्रण या प्रभाव कम होने का भय, ये बड़ी चीज है, बड़ी चीज है ये। और इसी कारण लोग अपनी सत्ता को नहीं सौंप पाते, मैंने देखा सबसे बड़ा कारण। और दूसरा, अहम, मैं क्या नहीं कर सकता, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही खूब हूं। अहम, ये अहम भी जो है प्रत्यायोजन में बाधा है। तीसरा, जन्मजात अधिनायकतावादी मानसिकता, जन्मजात होती है। मतलब इंसान को बनाया ही यही है। मैं कभी कभी कहता हूं दोस्तों, कि हम लोगों को भगवान ने बनाया क्या है, कि हम दूसरे इंसानों पर अपनी सत्ता का प्रभाव चलाकर आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं। और ये इंसानों का नेचुरल स्वरूप बना दिया। और मैं मानता हूं कि इस नेचुरल स्वरूप पे विजय प्राप्त करना ही सच्चे इंसान बनने की शुरुआत है। लेकिन इंसानों को तो बनाया ऐसा ही है, और चूंकि उनकी जन्मजात प्रवृत्ति है, इसलिए वो सत्ता नहीं सौंपना चाहता है। अधिनायकतावादी उनका एक स्वरूप है। एक कारण है कि उच्चस्थ है वो धीमी गति पर, अधीनस्थों की धीमी गति पर धैर्य खो देता है। खो देना, वो जैसे ही सौंपता है, दादाजी जैसे ही काम सौंपते हैं आपके पिताजी को, या आप पिताजी ने काम सौंपा बेटों को, जैसे ही गलती हुई कि बस 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 बस, इसको बोलते हैं कि एक तरह से हॉर्न इफेक्ट। अपने से तुलना करके देखते कि उसी परफेक्शन के साथ आए। इसलिए सास बहू को हमेशा ही कि नहीं नहीं मैं ही कर लूंगी, सारा बिगाड़ देगी, इसलिए वो कभी सीख भी नहीं पाती आजकल की बहू। ऐसा ही हो गया काम सारा, ऐसा ही है। एक लास्ट उच्चस्थ की प्रॉब्लम है, वो है प्रत्यायोजन प्रक्रिया के ज्ञान का अभाव होना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग चाहते तो है कि मैं सत्ता हस्तांतरित करते हूँ, लेकिन उनको उस प्रोसेस का नहीं पता कि करते कैसे हैं। तो ये उच्चस्थ से संबंधित कुछ लिमिटेशंस है कि वो कर नहीं पाता है। संगठन से संबंधित मैंने आपको बताया। और अब हम लास्ट में देखते हैं अधीनस्थों से संबंधित प्रत्यायोजन में बाधा क्या है। तो आपके कुछ क्वेश्चंस है तो बस आप नोट कर दो। मैं मेरा लगभग टॉपिक एंड पे है। अधीनस्थों से संबंधित सबसे बड़ी कमी, आत्मविश्वास की कमी।
हाँ जी, मुझे तो बता ही दो जी, जिम्मेदारी मत दो, मैं कर लूंगा, आप बताओगे वही कर लूंगा मैं काम। मैं कभी ना थोड़ी कह रहा हूँ। कॉन्फिडेंस नहीं है कि चीजें ले लें। आत्मविश्वास की कमी जनरली ये रहती है। आलोचना का भय, ये भय है इसको, कि कुछ गड़बड़ हो गई तो बस ये आलोचना, ये भय है। योग्यता की कमी होना, कभी कभी ये भी है कि सारी चीजें हैं लेकिन योग्यता की ही कमी है। चाहता तो है कि मैं बन जाऊं, लेकिन कभी कभी और देना चाहता है तो दे किसको, जिसमें चाहता हूं कि नीचे दूं लेकिन योग्यता ही नहीं। तो ये भी होना। जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति, वो तो वही आ गई, वैसे लिख सकते हैं, जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति होती है, इंसान को बनाए है। मतलब पता है हम लोगों को एक तरह से नेचुरली हम लोगों को भगवान ने क्या बनाया कि हम बस दूसरों से गवर्न होना ही चाहते हैं। आप लोग भी जैसे मैं बता दिया ना, बस वैसे कर लेंगे जी, सही रास्ता नहीं खो सकते। ये सारी सबसे बड़ी दिक्कत लगती है मुझे, अपना रास्ता अपना सत्य की खोज का साहस नहीं है। जो बता दे उसी के रास्ते पे चलना है। कोई आके बता दिया कि परीक्षा की तैयारी ऐसी होती है और आप उसी रास्ते से चल पड़ते हो। कोई चैनल पे बता देते, आप उसी रास्ते पे चल पड़ते हो। असली साहस उसमें है, और हमेशा जो विजेता लोग होते हैं ना वो यही करते हैं। विजेता का मतलब जो मतलब अपने जीवन में पथ पे सफल होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। अपना रास्ता खुद खोजते हैं, अपना सत्य खुद खोजते हैं। तो नकलची बनना ये हमारा नेचुरल स्वरूप है। हम चा मतलब जैसे हमारे नेचुरल स्वरूप में आते हैं वो सारी चीजें हमको कमजोर बनाती। हम जैसे जैसे इंद्रियों के वशीभूत होते हैं, हम सत्य से बहुत दूर चले जाते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं, नकलची बन जाते हैं, हम इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं, हम किसी दूसरों के गुलाम बन जाते हैं। जिस समय इससे मुक्ति पा करके हम स्वयं के सत्य को खोजने का रास्ता निकल निकल पड़े, तब आत्मविश्वास पैदा होता है। तब हम जिम्मेदारियां लेते हैं, तब महसूस करते हैं कि हाँ मैं कर लूंगा। तो ये चीज करें, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, अभी के लिए इतना ही। आपके कोई क्वेश्चंस हो देखते हैं।